नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वेद सोनी और आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है टीडीएस। दो बच्चे आज की क्लास में नहीं आए हैं, मुकुंद और एक बच्चा टॉपर है मैथ का। इन्होंने तो बोल दिया था सर ना भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैंने बच्चों को बैकअप के लिए रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रखी है। चलिए चैप्टर का नाम बताओ बेटा फटाफट, क्या है? हंसी मजाक दूर। चैप्टर का नाम टीडीएस। इसके बारे में हम कुछ बेसिकली पहले से जानते हैं, लेकिन इसको एक बार क्विक रिवाइज करेंगे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को कोई और भी देखता तो उसको पता लग जाए डिडक्टर कौन होता है, डिडक्टी कौन होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। टीडीएस इज ए काइंड ऑफ टैक्स, ये भी एक टैक्स है। और जब इनकम टैक्स पढ़ रही है तो ये इनकम टैक्स का ही एक रूप है। तो टीडीएस अलग नहीं, इनकम टैक्स का ही एक रूप है जिसको क्या बोलते हैं, टीडीएस। एक पार्टी होती है जिसको टीडीएस काटना होता है, उसको बोलते हैं डिडक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? डिडक्टर। और जिसका टीडीएस कटता है उस पार्टी को बोलते हैं डिडक्टी। जो काट रहा है, जो काटता है डिडक्टर, जिसका कट रहा है डिडक्टी, और जो काटा गया है उसको बोलते हैं टीडीएस। और ये टीडीएस आपको जमा करवाना होता है किसके पास? गवर्नमेंट के पास। सवाल है कि यहां पे ये है कि काटता कौन है, कौन काटेगा, किसका कटेगा? क्या? टीडीएस। काटेगा हमेशा वो जिसका खर्च होगा, और कटेगा हमेशा उसका, बस ये प्रिंसिपल याद रख लेना, जिसकी इनकम होगी, जिसकी इनकम होगी। मैं इस घर में किराएदार हूं, मैं इस घर में किराएदार हूं, तो ये पक्का मकान मालिक होगा, मकान मालिक होगा। मैं किराएदार हूं तो मैंने इस मकान में रहने के लिए क्या पे किया होगा? रेंट पे किया होगा। रेंट मेरा क्या है? खर्च। सामने वाला क्या क्या है? अगर टीडीएस इनकम टैक्स का ही रूप है, इनकम टैक्स का ही रूप है, तो इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। तो टीडीएस भी किसी पे लगेगा? जिसकी इनकम होगी। तो मकान मालिक का टीडीएस कट जाएगा, और काट कौन लेगा भला उसको? किराएदार। दूसरा, मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम सारे एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हें हर महीने सैलरी देता हूं। क्या देता हूं? सैलरी। मेरा तो खर्च, तुम्हारी इनकम। मैं काटूंगा, तुम्हारा कटेगा क्या? टीडीएस। और कट के कहां जमा हो जाएगा? तीसरी बात, मैंने आपसे पैसे उधार ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं बेटा? पैसे उधार ले रखे हैं। मैंने पैसे उधार लिए होंगे तो पक्का मैं क्या भरूंगा? इंटरेस्ट। मेरा खर्च, तुम्हारी इनकम। कौन काटेगा? टीडीएस। मैं काटूंगा, तुम्हारा टीडीएस कट जाएगा, और कट के किसके पास जमा हो जाएगा? गवर्नमेंट के पास। इतनी पिक्चर तो क्लियर होगी कि डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टी कौन होता है, और टीडीएस क्या होता है। बोलो हाँ, वेरी गुड। दूसरी स्लाइड आ गई भाई। इस सेक्शन का बेटा जो स्कोप है, वो स्कोप आपका सेक्शन 190 से स्टार्ट होकर 206 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 190 से लेके 206 तक, 206 तक, बीच में कोई भी सेक्शन देखिए समझ जाना वो सेक्शन टीडीएस का है। किसका बेटा? टीडीएस का। बहुत बढ़िया। सेक्शन 190 कुछ भी नहीं कहता, बेचारा इतना बोलने आया है। जिसके ऊपर टीडीएस के, जिस पर्सन के ऊपर टीडीएस के रूल एप्लीकेबल हो गए, टीडीएस का सेक्शन कंडीशन एप्लीकेबल हो गई, उसको फिर मजे मजे में काटना या मस्ट है काटना? मैंडेटरी फोर्स हो जाएगा, उसको तो काटना ही काटना पड़ेगा भाई साहब। और काट के अपने पास रख लेना है, जमा भी कराना है, इसको डिपॉजिट भी कराना होगा गवर्नमेंट के पास। ये बात बताने के लिए कौन आया है? खत्म सेक्शन 190। 190 क्या हो गया? खत्म। सर ऐसे ही सेक्शन तो बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। सेक्शन 191 थ्योरेटिकल सेक्शन है, क्लास के बाद किसी और क्लास में देख लेंगे, इसके ऊपर हम टाइम नहीं दे रहे ज्यादा, ये थ्योरेटिकल बातें करता है। तो सेक्शन कहां से हमारे एग्जैक्टली वर्किंग प्रैक्टिकल सेक्शन कहां से स्टार्ट होते हैं? लो जी, यहां से आपका याद करने का कहानी होगी स्टार्ट। पहला सेक्शन आपकी स्क्रीन पर 7000 के लिए ये रहा, सेक्शन 192। ए भी है क्या? ये सिर्फ 192 है? आप बताते रहना बेटा, क्योंकि आपको याद है। 192 किसका याद करेंगे? सैलरी के टीडीएस के लिए सेक्शन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है वो कौन सा बेटे? 192। तुरंत दिमाग के अंदर पिक्चर लेके आना, अगर सैलरी की बात होगी तो पक्का एक एम्प्लॉयर होगा, दूसरा कौन होगा? एम्प्लॉय। दोनों पार्टी बना लेते हैं। ये हो गया जी एम्प्लॉयर, और ये हो गया कौन? एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या पे किया होगा? सैलरी। किसका खर्च? इसका। इनकम किसकी? इसकी। कौन काटेगा? टीडीएस। एम्प्लॉयर काटेगा सर, एम्प्लॉय का कटेगा। पेपर में आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है, अगर टीडीएस के चैप्टर में आपको पूरे मार्क्स लेके आने हैं तो। पहली बात, किस रेट से काटेगा, एक बात। दूसरा, किस सेक्शन में कटेगा। तीसरा, कितने अमाउंट पे कटेगा।
मतलब कितना अमाउंट माफ है और उससे ऊपर जाने पे कटेगा या नहीं कटेगा, तो लिमिट क्या बोलती है, बोलो। ये तीन बातें अगर आपने सही सही बता दी तो आपके टीडीएस के क्वेश्चन के अंदर पूरे मार्क्स आएंगे। तो यहां भी मुझे बताइए, अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का टीडीएस काटना है तो किस रेट से काटेगा, तो आप लिखेंगे स्लैब रेट है। स्लैब रेट, सर ये कोई रेट थोड़ी ना हुआ, बिल्कुल मैं मानता हूं ये रेट नहीं है, ये वही रेट है जो इनकम टैक्स में नॉर्मली इनकम के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर लेकिन 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर सैलरी जैसी जैसी हो वैसा वैसा वही स्लैब रेट लगा कि सामने वाले का क्या काट देना, टीडीएस काट देना। मेरी बात समझ आई आपको, पक्का। एक और भी ऑप्शन है बेटा, मैंने अभी तक वो ऑप्शन सिखाया नहीं है। अब हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ड्यूल ऑप्शन देके चल रहा है। क्या ऑप्शन देके चल रहा है, चाहे तो इस 5%, 20%, 30% वाली स्कीम में आ जाओ। एक ऑप्शनल और देके चल रहा है, 115 BAC सेक्शन बनाया है। एक दूसरा ट्रीटमेंट है, दिल करे तो आप दूसरे ऑप्शन में चले जाओ, वहां चले गए तो यहां नहीं आ सकते और यहां चले गए तो वहां नहीं आ सकते। एट प्रेजेंट मैंने अपनी क्लास में 115 BAC नहीं कराया है, तो आप मान के चलना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सर एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना है तो टीडीएस आप बोलते हो जैसे ही इनकम पकड़ाई तुरंत टैक्स, तो ये साल के एंड में कटेगा सर या हर महीने कटेगा? ये तो हर महीने कटेगा भाई। जैसे बेटा मैं हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले लूं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है 60,000 रुपए पर मंथ। कितना बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी में आगे कुछ अलाउंसेस नहीं डाल रहा, मान लो उसको सिर्फ बेसिक सैलरी दी जाती है 60,000 रुपए एक महीने के, तो साल के कितने? बोलो 60,000 गुना 12, 7,20,000 रुपए आ गई इसकी ग्रोस सैलरी। क्या आ गई? अगर कुछ भी और ना होगा तो इसकी ग्रोस सैलरी में से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दी जाएगी। कितने की? 50,000 की। कितनी इनकम बच गई? 6 लाख। तुम्हें 80C से 80U की डिटेल मान लो नहीं दे रखी तो डिडक्शन क्या हो गई? निल। इसकी टोटल इनकम बताओ कितनी होगी बेटा? बंदे की एज अगर 35 साल है तो ये बंदा नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल बंदा है तो स्लैब रेट लगा के इसका टैक्स और निकाल दो। 2.5 लाख तक निल, अगले 2.5 लाख तक 12,500, 5 का हिसाब हो तो चुका 170 पे, और देखो 20% कितना आ गया? 34 और 12.5 कितने हो गए बेटा? इस भाई का टैक्स बना कितना? 46,500 प्लस 4% सेस, 4% कितना आ गया? मोटा मोटा मान लेते हैं 48,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 48,000। ये 48,000 रुपये एस्टिमेटेड है पूरे साल में, जैसे जैसे इसकी इनकम होती जाएगी इसका कितना टैक्स बन जाएगा? 48,000। तो अब मालिक क्या करेगा? इस महीने की जब उसको सैलरी पे करेगा उसमें से ये 48,000 तो पूरे साल का है, बोलो हाँ। 48,000 डिवाइड बाई कितना? 12। एक महीने का कितना आ गया? 4,000। हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से 4,000 रुपये का टीडीएस कट के गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? सर एक बात बताओ, ऐसे 4,000 कटता गया, साल के एंड में वो अपनी आईटीआर भरेगा, तो उसका लास्ट में टोटल टैक्स निकाला जाएगा। ये वाला जो टैक्स वो ऑलरेडी पे कर चुका है ये लेस नहीं हो जाएगा। साल के एंड में उसका टोटल टैक्स निकला 60,000, उसका टीडीएस कट कितना चुका है? 48,000। कितना और मांग लेगी गवर्नमेंट? 12। रिवर्स केस करते हैं, साल के एंड में साल के बीच में इसकी बेचारे की सैलरी घटा दी और टीडीएस काट रखा था ज्यादा, या कुछ और केस हो गया होगा। साल के एंड में इसका टीडीएस टोटल टैक्स मिला 45,000 और टीडीएस कट कितना चुका है? तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब पहले जो आप पे करते हैं साल के एंड में उसका क्या हो जाता है? ट्रीटमेंट हो जाता है। या तो आपकी डिमांड बनेगी या आपका क्या बनेगा? रिफंड बनेगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना के आप लोगों को समझाया कि एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो पूरे साल की सैलरी का अंदाजा लगा के उससे पूछ के तेरी कहाँ इन्वेस्टमेंट है उसकी डिडक्शन घटा के एक एस्टिमेटेड टैक्स निकालता है। उस एस्टिमेटेड टैक्स को 12 से डिवाइड कर देता है, फिर एक महीने का टैक्स आ जाता है, वो हर महीने उसकी सैलरी से काट के गवर्नमेंट को जमा करा देता है। समझ गए? साल के एंड में चीजें या तो उतनी ही होंगी या कम होंगी या ज्यादा होंगी। ज्यादा निकली तो मांग लेगा और कम निकलेगी तो गवर्नमेंट क्या कर देगी बेटा? रिफंड कर देगी। नहीं समझ में आ रहा? मुझे फटाफट बताइए 192 सेक्शन किसका? टीडीएस कौन काटेगा? एम्प्लॉयर। किसका कटेगा? किस रेट से कटेगा? किस रेट से कटेगा? खत्म बात। सेक्शन क्या हो गया? सर कितने अमाउंट तक नहीं काटना, मैंने कहा ये भी लिख लो क्योंकि अमाउंट की बात भी तो लिखनी है ना। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख ओब्लिक 3 लाख ओब्लिक 5 लाख, सर ये आपको पता होगा किस चीज के लिए है? सीनियर सिटीजन का 3 लाख तक माफ होता है,
वेरी सीनियर सिटीजन का 5 लाख तक माफ होता है, और नॉर्मल बंदे का इतना 2.5 लाख तक माफ होता है। अगर उसकी सैलरी अगर 2.5 लाख को क्रॉस ही नहीं कर रही, उसकी सभी साधनों को मिला के इनकम क्रॉस ही नहीं कर रही, तो टीडीएस क्यों काट रहे हो? काट लिया तो लास्ट में क्या देना पड़ेगा? उल्टा आज लेंगे कल देंगे, तो चक्कर ही खत्म कर दो ना। तो क्या ध्यान रखेंगे? अगर बंदे का इनकम मिला के 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख तक की है तो टीडीएस मत काटना। एक सेक्शन मैंने अभी तक आपको समझाया, नाम क्या था? 190 कहता है मैंडेटरी, अगर रूल लगते होंगे तो काटना पड़ेगा, जमा भी कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक। 191 किस में आ गया? कहता है थ्योरेटिकल सेक्शन, मैंने कहा बाद में कराऊंगा। 192 किसका? बेटा सेक्शन अब की बार है 192A। इसके आगे मैंने लिख दिया सैलरी का भाई, सैलरी का भाई। याद करने का बस ये तरीका है, वैसे भाई भाई कुछ नहीं होता, इसलिए बोल दिया सैलरी का भाई, क्योंकि सैलरी के अंदर हम पीएफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और पीएफ के अंदर जो सबसे जोरदार हमने चीज पढ़ी थी वो थी आरपीएफ। क्या थी? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इस आरपीएफ से अगर किसी बंदे को की गई है क्या पेमेंट, क्या की गई है? पेमेंट। तो जब आरपीएफ से इस बंदे को पेमेंट करी जाएगी तो अगर वो पेमेंट 50,000 रुपए से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो उसका टीडीएस काट लिया जाएगा। कितना परसेंट? अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना, आज तुम 3 बातों पर ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करवाता, सेक्शन का नाम, सेक्शन की रेट और सेक्शन का अमाउंट, कितनी चीज याद करोगे आज? सेक्शन का नाम 192A पेपर में, क्योंकि आपको पता है ना टैक्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव भी हैं, एमसीक्यू अंदर खूब पूछे जाते हैं, सेक्शन कौन सा है, किस अमाउंट पे कटेगा, किस रेट से कटेगा। तो 192A सैलरी का भाई किसकी बात करता है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। अगर इसमें से पेमेंट करी जाती है और वो पेमेंट 50,000 से ज्यादा होती है तो रेट कितना? 10% टीडीएस काट के किसको जमा करा दिया जाएगा? फटाफट मेरे बच्चों साथ के साथ आप रिवाइज कराना। 192 किसका था? 192A किसका था? अब ये देखो, ये मैंने क्या लिखा, सेक्शन नंबर 193। 193 किसका है गर्वित? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। यहां सिक्योरिटीज जब भी वर्ड लिखूं तो समझ जाना, आपने डिवेंचर जारी किए होंगे या आपने बॉन्ड जारी किए होंगे? बोलो हाँ। अरे कंपनी जब डिवेंचर या बॉन्ड जारी कर देती है तो उसके पास पैसा आता है, उस पैसे के बदले में वो क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। जैसे उसने इंटरेस्ट पे किया, तुम समझ जाओ किसी का खर्चा किसी की इनकम, जिसको इंटरेस्ट मिला उसकी तो इनकम, और जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसका क्या है? खर्चा। फटाफट बताइए, मान लो ये कंपनी है, इस बंदे को डिवेंचर जारी किए थे, तो कंपनी इसको क्या पे कर रही होगी? इंटरेस्ट। कंपनी का क्या है वो? खर्च। सामने वाली की क्या है? फटाफट बताएं बेटे, किसका टीडीएस कटेगा? इस बंदे का टीडीएस कटेगा। सर सेक्शन तो याद हो गया, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। फटाफट रेट तो बता दो। मैंने कहा लो रेट 10%। रेट कितनी? सर अमाउंट भी कुछ बताओगे? मैंने कहा लो 2 सिस्टम कर देना। अगर सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में, अगर सिक्योरिटी किस फॉर्म में है? फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी है, फिजिकल फॉर्म में डिवेंचर है, और इंटरेस्ट का अमाउंट अप टू 5,000 रुपए हो, 5,000 रुपए तक इंटरेस्ट का अमाउंट हो, तो आप टीडीएस मत काटना। क्या नहीं काटना? कंडीशन पूरी करा देना। फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट जो पे कर रही है वो पूरे साल के दौरान कितना है? सिर्फ 5,000 तक है, तो क्या नहीं कटेगा? सर अगर सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म नहीं होंगी तो किस फॉर्म में होंगी? डीमेट फॉर्म में होंगी, तो इंटरेस्ट विदाउट लिमिट है, विदाउट लिमिट, जितना मर्जी इंटरेस्ट हो, नो टीडीएस। सर 1 करोड़ का इंटरेस्ट हो तो कोई टीडीएस नहीं, सिर्फ माफ हो गया। गलत, माफ नहीं होता कोई भी, टीडीएस नहीं कटेगा, लास्ट में पे कर देगा, टैक्स तो पे करना पड़ेगा। फर्क कितना पड़ेगा? 10। उस टाइम ना कट के बाद में लग जाएगा, कहानी खत्म। मुझे फटाफट बताइए, मैंने कुछ बोला है यहाँ पे? अच्छा इसके साथ में एक बात बताऊं, एक सेकंड बेटा मेरी बात सुन। कंपनी ने डिवेंचर जारी करी गवर्नमेंट को, तो पैसा किसने लगाया? गवर्नमेंट ने कंपनी के अंदर। अब कंपनी इंटरेस्ट किसको पे कर रही है? कंपनी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करेगी, तो कंपनी का खर्चा, गवर्नमेंट की इनकम, कंपनी गवर्नमेंट का टीडीएस काट के और फिर गवर्नमेंट को ही वापस दे रही है। क्या इसमें काटना चाहिए? अरे यार उसी की जेब से पैसा एक बार निकाल रहे हैं, फिर उसी की जेब में क्या कर रहे हैं? वापस रख रहे हैं। चक्कर ही खत्म कर दो। इसका मतलब जब कंपनी गवर्नमेंट को, जब कोई पर्सन ने गवर्नमेंट को, बैंक को या गवर्नमेंट को अगर जारी कर दिए हैं सिक्योरिटीज और उसके बदले में पे कर रही है इंटरेस्ट, तो उस केस में आपको क्या नहीं काटना? टीडीएस नहीं काटना। क्या मैं यहां रेट बता चुका हूं, अमाउंट बता चुका हूं, और डीमेट फॉर्म में होगी तो
अखिल अब तू बता क्या डाउट था बेटा? या सैलरी की तो बात ही नहीं बेटा, बात ही किसकी हो रही? हाँ, इंटरेस्ट के अमाउंट पे बेटा, जो इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया है उसके मल्टीप्लाई में 10% टीडीएस कट के गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा। 192 सैलरी, 192 ए, 192 बी है ही नहीं, 193, 194, 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड, टीडीएस ऑन। पहले 3 सेक्शन मेरे साथ मिलजुल के याद कर लेना, कोशिश करना, आगे सभी सेक्शन के पक्के निमोनिक बना रखे हैं और इतने मजेदार हैं कि सारी जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। इसका कोई निमोनिक नहीं है, 194 याद करना पड़ेगा, टीडीएस ऑन। तुरंत दिमाग में 2 पार्टी लिया करो, जिसने बांटा होगा वो कौन, जिसको मिला होगा वो कौन, और इसको फ्री में नहीं मिल रहा, कभी ना कभी इसने कंपनी में लगाए होंगे पैसे, अब वो कंपनी उसको क्या दे रही है, डिविडेंड। कंपनी उसको डिविडेंड पे करेगी तो कंपनी को भी एक टैक्स पे करना पड़ता है, नाम है डीडीटी। क्या है? शेयर होल्डर को जो पे किया उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। पुराने टाइम में जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो ऐसे बोलता था, डोमेस्टिक कंपनी से मिला डिविडेंड माफ, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो टैक्सेबल। ये माफी वाफी अब हटा दी, पहले तो माफी बिल्कुल थी, उसको हटाया। फिर क्या बोले, 10 लाख तक डिविडेंड मिले तो माफ, 10 लाख से ऊपर जाए तो टीडीएस काट लेना, अब वो भी हटा दिया। नया प्रोविजन सीधा पढ़ते क्योंकि तुम्हारा तो नया ही पेपर है। क्या बोलता है भाई साहब, डिविडेंड पे कर रहे हैं, मैंने कहा, कहता है डिविडेंड किसी भी कंपनी से मिले, पहली बात फुल्ली टैक्सेबल है। क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। बस फर्क इतना पड़ जाएगा, हमें टीडीएस काटना है या नहीं काटना। कब टीडीएस नहीं काटना? कहता 3 कंडीशन पूरी हो तो टीडीएस मत काटना, अदरवाइज काटना ही काटना। जिसको डिविडेंड वो दे रहे हो वो है आपका इंडिविजुअल या एचयूएफ। मैंने कहा एक बात, जिसको डिविडेंड दे रहे हो वो साथ के साथ यहां का रेजिडेंट भी है। मैंने कहा और बता। आपने जो डिविडेंड पे किया वो कैश में नहीं होना चाहिए। मैंने कहा और बता। कहता जो डिविडेंड का अमाउंट है वो अप टू 5,000 तक का है। कितना बेटा? ये तीनों कंडीशन पूरी होती हो तो टीडीएस मत काटना। ध्यान रखें, कोई बच्चा ये ना बोले माफ हो गया, टीडीएस नहीं कटा है तो एग्जेम्प्ट नहीं बोलेंगे, बाद में दे देगा। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों मुझे रिवाइज कराओ। 194 डिविडेंड का है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट जो टीडीएस की रेट है वो कितनी है? 10%। सर मोस्टली केस में आप 10% क्यों लिख रहे हो? जब तक डिविडेंड की कोई स्पेशल रेट ना बोलूं जब तक हर जगह कितनी है? हर जगह कितनी बेटा? 10। सैलरी में 10 थी क्या? स्लैब रेट था, स्लैब रेट था, स्लैब रेट था। सर ये 3 कंडीशन पूरी करवा दी, टीडीएस नहीं काटना, अदरवाइज टीडीएस काटना। और टीडीएस का एक खास रूल और बता देता हूं बेटा, खास रूल टीडीएस का जो आपको 99% लगेगा। या तो टीडीएस कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, और अगर कटेगा तो पूरे पे कटेगा। हिंदी में लिख दिया है पूरे पे कटेगा। सर ये क्या बसड़ लिखी आपने? इंटरेस्ट डिविडेंड दिया 7,000 तो बच्चा पेपर में क्या करके आ जाता है? 5,000 तक तो काटना नहीं था, बचा कितना? 2,000 गुना 10%। ऐसा नहीं करना, 5,000 तक तो काटना ही नहीं, 5,000 10 रुपए पूरे पे कटेगा। तो टीडीएस का रूल बताओ क्या? या तो टीडीएस कटता नहीं है और कटेगा तो ये डिफरेंस लेके ना काटता, पूरे पे उड़ा देते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई? धीरे 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 हम सेक्शंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 192 ए सैलरी का भाई, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194। बस ये लास्ट सेक्शन थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है, इसको याद कर लो। 194 मैंने क्या लिखा है? ए। अब की बार मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन, वो सिक्योरिटी पे था, बस इतना याद कर लेना, ये अदर देन सिक्योरिटी है। ये अदर देन क्या है? एक बात बता बेटा, क्या बॉन्ड्स एंड डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है क्या? हमने मेरे पड़ोसी से पैसे उधार ले लिए, क्या मैं इसको इंटरेस्ट नहीं दे रहा? हमने बैंक से पैसे उधार ले लिए, क्या मैं इसको इंटरेस्ट नहीं दे रहा? तो वैसे भी तो इंटरेस्ट का सीन होता है, वैसे भी तो इंटरेस्ट का सीन होता है। इस टाइप के इंटरेस्ट के ऊपर भी टीडीएस के रूल एप्लीकेबल होते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो रेट बताओ। रेट 10%। मैंने कहा ओके। कहता अमाउंट, नॉर्मल केस में अमाउंट 5,000, अप टू 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट अगर आप पूरे साल में पे कर रहे हो तो यार छोटी मोटी चीजें हैं, छोड़ो ना, टीडीएस के क्यों पंगे डाल रहे हो? बाद में हो जाएगा टैक्सेबल, तो टीडीएस नहीं काटना। ये 5,000 की लिमिट बैंक के केस में बढ़ के हो जाती है 40,000 और 50,000। बैंक जब किसी को, बैंक के पास तुमने डिपॉजिट जमा कराया होगा, बैंक उसके ऊपर क्या पे करता होगा? इंटरेस्ट पे करता होगा।
तो 40,000 रुपए तक अगर आपका इंटरेस्ट है तो बैंक टीडीएस नहीं काटता। ये 40 बढ़ा के 50 कर देना इन केस ऑफ एससी। एससी कौन? सीनियर सिटीजन के केस में ये बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए तक टीडीएस नहीं कटेगा, इंटरेस्ट तक 50,000। सर 60,000 मिला तो क्या करेंगे? या तो टीडीएस कटता नहीं, ये पूरे पे कट जाता है। ये बात ध्यान रखना। सर एक बात बताओ, इंटरेस्ट के आपने 2 सेक्शन कराए, मैंने कहा एक तो मैंने कराया 193 और एक मैंने कराया 194A अदर देन इंटरेस्ट। वो था सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट, ये है अदर देन सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट। यहां 3 लिमिट ध्यान रखना, 5,000, 40,000, 50,000। रेट सेक्शन 194। अब सेक्शन आसान आसान स्टार्ट हो जाएंगे। अगले सेक्शन का नाम है सेक्शन 194B। नाम क्या बेटा? बी। बी को याद करेंगे आप बुरी इनकम के तौर पर। किसके तौर पर? बुरी इनकम। कौन सी इनकम बुरी होती भाई? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया भी था। एक तो इनके ऊपर टैक्स रेट 30% लागू होता है। कितना? क्योंकि 5 उंगलियों की कमाई नहीं है साहब, ये गेम ऑफ चांस की इनकम है। 194B लगता है गेम ऑफ चांस। भाई साहब तुक्का लग गया तो पैसे आ गए, अदरवाइज नहीं आए। इसका मतलब जो आप विनिंग करते हैं, विनिंग फ्रॉम, आप लॉटरी से जब आपको पैसा निकलता है, लॉटरी निकलाई, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह जो होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, गेम ऑफ चांस से इनकम कमा रहे हैं। पहली बात, रेट तुम्हारे ऊपर 10% के तुम काबिल नहीं, तुम्हारे ऊपर टैक्स रेट लगेगा 30%। तो आपको पता भी होगा बेटा इस टाइप की इनकम के ऊपर वैसे भी रेट कितना होता है? 30%। दूसरी बात, अगर पूरे साल में तुम्हारी लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से जो विनिंग आई है, अगर उसका अमाउंट अप टू 10,000 रुपए, कितना? तो नो टीडीएस, नो टीडीएस। ऐसा नहीं, इसको माफ कर दिया, लास्ट में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। रेट कितना? 30%। 10,000 से ज्यादा होगा। एक बंदे की 50,000 की लॉटरी निकलाई तो क्या आप ऐसे तो नहीं कर देंगे? 50,000 में से 10 पे तो काटेंगे, 40,000 पे काट दें, या तो कटता नहीं। क्या आपको 10,000 का याद हो गया? रेट याद हो गया? सेक्शन याद हो गया? 3 चीज रट लिया करो। फर्स्ट सेक्शन, दूसरी रेट, तीसरा। अगला सेक्शन है बेटा 194BB। वो क्या था? बी। ये क्या है? डबल बी को कर देना बस बहुत बुरी। वो सिर्फ बुरी थी, ये क्या है? ये वो लोग हैं भाई साहब जो कड़ी धूप में जानवरों को, और यहां जानवर स्पेसिफाई कौन सा? रेस हॉर्स। कौन सा बेटा? घोड़ों को दौड़ा दौड़ा के इनाम जीत रहे हैं घुड़दौड़ पे। मुझे ये समझ में नहीं आता इस सेक्शन को अलग क्यों बनाया। बातें सारी सेम बोलेगा। अगर आपने विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस हुआ है, क्या हुआ आपका विनिंग फ्रॉम? तो रेट आपके ऊपर भी 30% है। कितना रेट? 30%। अमाउंट पूरे साल में अगर आपकी विनिंग जो रेस हॉर्स से आई है, अगर वो विनिंग 10,000 रुपए तक है तो कहता है नो टीडीएस, नो टीडीएस। अरे यार फिर इसको वहीं कवर कर लेता। अलग सेक्शन बना दिया। बी के अंदर नॉर्मल विनिंग्स है सारी की सारी, और विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स या हॉर्स रेस का कवर है भाई 194 है। डबल बी में रेट कितना? 30%। अमाउंट कितना? 10,000 तक नहीं काटना, 10,000 से ऊपर हो तो पूरे पे कट जाएगा। सारे सेक्शन रिवाइज कराओ। 190 जिसके ऊपर कंडीशन लग गई उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। 191 थ्योरेटिकल, 192 सैलरी, 192A आरपीएफ सैलरी का भाई, 193 194 डिविडेंड, 194 डिविडेंड, 194A अदर देन सिक्योरिटी इंटरेस्ट का, 194B बी बुरी इनकम, बी बुरी, 194 डबल बी। बुरी में और बहुत बुरी में फर्क बताओ क्या है? ये क्या लिखा? सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर का जिक्र यहां पे आ गया। किसका जिक्र आ गया बेटा? याद कर लेना, सी से कॉन्ट्रैक्टर है। जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसने हमारे लिए कुछ काम किया होगा तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी होगी। बोलो हाँ। मैंने इस बंदे को, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। इस बंदे को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया तो इसने मेरे लिए काम किया तो मैं इसको क्या करूंगा? पे। तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? खर्च। और कॉन्ट्रैक्टर की क्या हो जाएगी? इनकम। सर रेट बताओ फटाफट। मैंने कहा लो बेटे रेट, अमाउंट। अमाउंट यहां पे मैं 2 लिखने वाला हूं।
30,000 भी और 1 लाख भी। रेट भी मैं यहां पे 2 लिखने वाला हूं, 1%, 2%। ध्यान रखना कभी 2 और 10 ना हो बेटा। हाँ बेटे, पक्का? ठीक। अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी है सिंगल पेमेंट में, अगर सिंगल पेमेंट में आपने 30,000 रुपए तक दिए हैं अप टू, तो आपको टीडीएस नहीं काटना। एंड एग्रीगेट पेमेंट में, किसमें? एग्रीगेट पेमेंट में अगर आपने अमाउंट कितना पे कर रखा है 1 लाख तक, तो टीडीएस नहीं काटना। लेकिन 1 लाख की जब पेमेंट करो एग्रीगेट में, 30,000 लिमिट वाली भी, लिमिट भी आपको इंटैक्ट रखनी है। जैसे मान लो बेटा मैंने पूरे साल में कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी 40,000, टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा, लिमिट टूट गई, क्योंकि आपका सिंगल पेमेंट किसके ऊपर चली गई? मैंने 20,000 की 4 पेमेंट करी ना, तो मैंने ये कंडीशन तोड़ी ना मैंने ये कंडीशन तोड़ी। मैंने 25,000 की 6 पेमेंट करी, कटेगा, क्योंकि ये कंडीशन तो नहीं टोटी, लेकिन ग्रोस में तो किससे ऊपर चला गया? 1 लाख से ऊपर चला गया। तो सिंगल पेमेंट के टाइम क्या ध्यान में रखेंगे? 30,000। एग्रीगेट पेमेंट में क्या ध्यान रखेंगे? 1 लाख। दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ओवररूल हो जाए तुरंत टीडीएस काट लेना। रेट या तो 1% या 2%। सर 1 और 2 क्यों? अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, कौन है बेटा? तो काट लेना 1%। और अगर अदर का केस हो तो काट लेना कितना? 2%। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये 1% 2% वाला बेटा, 30,000 वाला। जब आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी होगी, अगर आपने सिंगल तो पेमेंट करी है तो 30,000 तक की वो पेमेंट है, तो टीडीएस मत काटना बेटा। 30,000 1 रुपया पूरे पे टीडीएस कट जाएगा। और अगर आपने सीरीज में पेमेंट करी है, कभी 20,000 कभी 15,000 इस टाइप से, तो वो पूरे साल में 1 लाख को क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लाख क्रॉस कर गई तो पूरे पे टीडीएस कट जाएगा। क्या कट जाएगा पूरे पे? अदर देन कैश होती हैं सारी बातें फिलहाल जो हम कर रहे हैं, अदर देन कैश कर रहे हैं, क्योंकि हम कहां पकड़ ले जाएंगे नहीं तो। सेक्शन है पीजीपी के अंदर कौन सा? 40 कैपिटल A3 क्या बोलता है? अगर आपका रेवेन्यू खर्चा या कैपिटल खर्चा, कोई भी खर्चा आपने अदर देन कैश कर दिया, तो वो खर्चा आपने तो अलाउड कर रखा होगा, हम उसको क्या कर देंगे? वो 10,000 की लिमिट जो यहां थी वो ट्रांसपोर्टर के लिए कितनी हो जाती थी? 35,000। लेकिन आपको याद होगा जब मैंने पीजीपी कराया था, इसकी एक्सेप्शन भी थी रूल 6DD के अंदर। 6DD जहां बैंक के नहीं होते, जहां एग्रीकल्चर सिस्टम है, वहां लोगों को कैश में पेमेंट करना मजबूरी हो जाता है। फटाफट बताएं। बी बुरी इनकम 30%, विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह था। डबल बी, सी फॉर 194D, 194 डी फॉर धक्के। डी फॉर बेटा आपको ये ध्यान याद रखना है, धक्के खा खा के इन लोगों को कमीशन मिलता है। मैंने सही बोला गलत बोला? LIC का काम करके देख लो, पता लग जाएगा। LIC की पॉलिसी बेचना सबसे खतरनाक काम होता है। सामने वाला आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, आपको धक्के खा खा के उसको पॉलिसी चेपनी पड़ती है, तो जाके आपको क्या मिलता है? कमीशन। मुझे फटाफट बताओ, कंपनी है LIC, इसने कमीशन पे किया होगा, किसको पिया होगा? ये कंपनी के हैं एजेंट, ये घर घर जाके बेचारे धक्के खा के, घर घर जाके धक्के खा के क्या बेच रहे हैं? पॉलिसी। कंपनी इनको क्या पे करेगी? कमीशन। ये कमीशन कंपनी का क्या है? खर्च। इस एजेंट की क्या है? इनकम। कौन टीडीएस काटेगा? किसका कटेगा? फटाफट बोलो। कंपनी काटेगी, एजेंट का कटेगा टीडीएस। किस पे? कमीशन पे। रेट और अमाउंट, दोनों बातें याद कर लो, पेपर में गलती नहीं होगी। अगर अमाउंट पूरे साल का अप टू कितना है? 15,000, 15,000 तक का कमीशन मिला बेटा बेचारे को पूरे साल धक्के खा के, कहता टीडीएस मत काट। क्या मत काट? और अगर 15,000 से ऊपर चला गया तो छोड़ना मत। रेट कितनी? ध्यान रहे बेटा, कहीं आ रही है स्लैब रेट, कहीं आ रहा है 1%, कहीं आ रहा 2%, कहीं आ रहा 30%, कहीं आ रहा 10%, और कहीं आ रहा है कहीं अमाउंट 5,000, कहीं अमाउंट 15,000, कहीं अमाउंट 30,000, कहीं अमाउंट 1 लाख, कहीं अमाउंट स्लैब रेट। नहीं समझ में आया? 194D, डी फॉर धक्के वाला, मतलब डी जो है ये कमीशन की इनकम पे लगता है। किसकी इनकम पे? कमीशन। वो कमीशन जो आपने किससे लिया है? 194D था नहीं, डी के बाद क्या आता है? ई। 194E
एक सेकंड, डी के अंदर एक और है डी ए, चाहूं तो इसको अलग भी करा सकता हूं लेकिन कर लो 194 डी ए, डी को इकट्ठे बोलेंगे तो क्या बन जाएगा दादा, क्या बन गया ये? जब आप दादा बनने वाली एज में आ जाएंगे, बेटा एक बात बताओ, तुमने LIC पॉलिसी जो कराई होगी ये कभी ना कभी मैच्योर तो होगी। जब तक ये लंबी लंबी टाइम की पॉलिसी होती है, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो ये पॉलिसी मैच्योर होगी। ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो इससे क्या मिलेगा? तुम्हें पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो जहां से पेमेंट होगी, पेमेंट कौन कर रही है? कंपनी। तुम्हें क्या मिल रहा है? पैसा। हालांकि पैसा तुम्हारा ही है, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है? 99 तो LIC से पेमेंट जो होती है वो माफ होती है। क्या होती है? माफ। लेकिन बेटा जब लोगों को बोला जाता है इस रेट से इसके अंदर कंट्रीब्यूशन डालना है, अगर वो उस रेट से कंट्रीब्यूशन ना डाल के एक्सेस डाल दें, क्या डाल दें? एक्सेस डाल दें, तो कई बार टैक्सेबिलिटी के रूल आते हैं। हम डिटेल में नहीं जा रहे, कई बार क्या आते हैं? टैक्सेबिलिटी के रूल आते हैं। तो सबसे पहले तो सेक्शन का नाम बताओ क्या है? दादा। कब बने? जब LIC की पॉलिसी क्या होगी? क्या होगी बेटा? याद करने के तरीके सुन लो। मैच्योर होगी तो तुम्हें क्या मिलेंगे? पैसे। उस पैसे के ऊपर क्या कट जाएगा? TDS। रेट बताओ और अमाउंट बताओ। अमाउंट में लिख रखा है अगर ये पैसा 1 लाख रुपए तक है तो भूल जाओ TDS कोई चीज होती है। कितना? अप टू 1 लाख तक। और रेट में क्या लिख रखा है? चेक कर लेना, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। गर्वित कितना देखना एक बार? 5 है, ठीक है बेटा। एक बार रिवाइज करें सारे, हो सकता है भूल गए हो। 190 से नहीं करेंगे। 192, 193 इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी। एक सेकंड, मैंने 192A नहीं पूछा। 192A RPF, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 डिविडेंड, 194A, 194B बुरी इनकम, 194BB, 194C, 194D डी से धक्के वाला कमीशन, 194 दादा पॉलिसी मैच्योर अमाउंट रेट। डी के बाद क्या आता है बेटा? E। 194 फॉर ई फॉर एंटरटेनर। अब की बार जो आप पेमेंट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पेमेंट। और पेमेंट जिसको कर रहे हो ना, पेमेंट जिसको कर रहे हो वो नॉन रेजिडेंट तो है ही है, लेकिन साथ के साथ वो कंडीशन है, वो क्या है? स्पोर्ट्समैन है। ये स्पोर्ट्समैन की पूरी की पूरी क्या बोलते हैं उसको? डिपार्टमेंट, एसोसिएशन है। जैसे पाकिस्तान की PCB है, हिंदुस्तान की क्या है? BCCI। या फिर पेमेंट कर रहे हो आप किसको? जो चीयर लीडर्स होती हैं। जब चौके छक्के लगते हैं IPL में तो हर चौके छक्के पे डांस होता है। उस डांस में जो लड़कियां नाच रही हैं उनको चीयर लीडर्स बोला जाता है। उनको वो फ्री नाच नहीं बेटे, पैसे लेती हैं। जितने चौके छक्के, जितने ज्यादा ढूंढके उतने ज्यादा पैसे। तो इनको भी क्या करनी पड़ती है? पेमेंट। इसके ऊपर भी क्या है? TDS। यहां TDS का जो रेट है ना सर, 2 चीजें फिर बताओ। रेट कौन सा, अमाउंट कितना। सेक्शन तो याद हो ही गया, E फॉर एंटरटेनर। लेकिन ध्यान नहीं, एंटरटेन तो सिर्फ ये कर रही हैं, स्पोर्ट्समैन भी क्या कर रहे हैं? एंटरटेन। एसोसिएशन भी क्या कर रही है? एंटरटेन। मान याद करने के लिए ऐसा मान रहे हैं। रेट है 20%, कितना? और अमाउंट है कुछ भी, एनीथिंग। इसमें कोई लिमिट नहीं है। 5 रुपए की पेमेंट करेंगे तो भी क्या कट जाएगा? कितना? E फॉर डबल E भी है, उसको बाद में देखेंगे। E के बाद क्या आता है? E के बाद क्या आता है? फालतू है, कट गया। 194 G। इसके आगे आप लिखेंगे गंदा कमीशन। कौन सा बेटा? G फॉर गंदा कमीशन। ध्यान से बेटा कमीशन की बात को जोड़ो। एक कमीशन पहले आया था, धक्के वाला कमीशन। वो क्या था? D फॉर धक्के। 194 G फॉर है, ये भी कमीशन था, वो भी कमीशन। इसमें उसमें फर्क है। ये कमीशन आपने लॉटरी की टिकटें बेच के कमाया है। लॉटरी की क्या बेची है? टिकट्स बेची हैं। एक बात ध्यान रखना, आप लॉटरी खेल नहीं रहे बेटा। मैं लॉटरी खिलवाने वाला हूं, मुझे लॉटरी की टिकट्स बांटनी है। मैंने अखिल को पकड़ा, मैंने कहा साइकिल पे चढ़ के सबके घर जाके क्या बांट किया? जितनी मेरी लॉटरी की टिकटें तू बिकवाएगा उतना तेरे को क्या मिल जाएगा? कमीशन। ये बच्चा मेहनत कर रहा है, ये लॉटरी खेल नहीं रहा, ये लॉटरी की टिकटें बांट के क्या कमा रहा है? कमीशन। ऐसे कमीशन को मैंने बोल दिया क्या? गंदा कमीशन। कितना?
दो बातें याद करो, रेट क्या 5%, अमाउंट कितना, वहां कमीशन में कितना लिखा था, वहां कमीशन में 15,000 लिखा होगा, धक्के वाले कमीशन में कितना लिखा था 15,000, तो वहां भी कितना है। सर ये तो मजा आ गया, सिमिट्री होगी ना। अगर 15,000 तक का कमीशन पूरे साल में मिला है तो नो टीडीएस, अप टू होगा तो कितना हो जाएगा नो टीडीएस, और अगर 15,000 को क्रॉस कर गया तो पूरे पे कट जाएगा, कहानी खत्म। 194G खत्म। 194G के बाद क्या आएगा एच, एच फॉर हेल्दी कमीशन, कमीशन के 3 हो गए, डी धक्के वाला कमीशन, जी गंदा कमीशन, एच हेल्दी कमीशन। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा 194H, क्या लिख रहा हूं मैं एच, नाम मैंने दे रखा है इसको, नाम गंदा कमीशन। ये एक्चुअल में वो गंदा नहीं था, ये हेल्दी नहीं, ये याद करने का एक तरीका है। धक्के LIC में खाए जाते तो याद आ गया LIC कमीशन की बात कर रहा है। गंदा क्यों बोला, वो लॉटरी की टिकटें बिकवा रहा है तो याद आ गया गंदे से कि लॉटरी की टिकटों का कमीशन है। तो सेक्शन कौन सा लग गया था अपना जी, एच हेल्दी। एक बात बताओ, क्या LIC के कमीशन के अलावा और लॉटरी की टिकटें बेचने के अलावा भी कोई कमीशन होता है? बिल्कुल। मैं आपको जब किसी दूसरे सेंटर पे रेफर करता हूं तो वहां के टीचर से फोन करके क्या बोलता हूं, मेरी तरफ से 2 बच्चे आएंगे, उनका क्या दे देना कमीशन। जब डॉक्टर पेशेंट को बोलता है जाके नरूला से जाके टेस्ट करा ले, क्या कोई क्या होता है कमीशन। इसका मतलब प्रॉपर्टी डीलर जब जमीनें बिकवाता है तो क्या लेता है कमीशन। उन 2 कमीशन को छोड़ के जितने कमीशन बच गए, एच फॉर याद करने का तरीका है, सारे अदर कमीशन यहां आ गए, सारे अदर कमीशन यहां आ गए। एक बात बताऊं बढ़िया क्या है इसमें भी, क्या चीज याद करोगे, रेट क्या, अमाउंट क्या। रेट यहां फिर से कितनी और अमाउंट फिर से कितना। एक बात बताऊं, जब असेसमेंट ईयर 18-19 था, सॉरी 19-20 था और प्रीवियस ईयर 18-19 था, इन तीनों सेक्शन के अंदर रेट भी और अमाउंट भी अलग अलग थे। क्या थे? और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते थे, किसी कमीशन पे कोई रेट कोई इनकम, किसी कमीशन पे कोई रेट कोई अमाउंट। गवर्नमेंट ने उठा के अमेंडमेंट लाई और क्या कर दिया, तीनों सेक्शन के रेट और तीनों सेक्शन का अमाउंट सेम कर दिया। क्या आपको याद हो गया नहीं हो गया? पक्का। 194H, H के बाद क्या आता है 194 आई एम पेइंग रेंट। आई को कैसे याद करोगे 194 आई एम पेइंग रेंट, मैं रेंट पे करता हूं। क्या पे कर रहा हूं मैं, रेंट के ऊपर सेक्शन ठुक गया कौन सा 194 आई। जब TDS की चैप्टर की हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो अगली क्लास हम करेंगे, उसमें मैं आपको एक सेक्शन की लिस्ट पकड़ाऊंगा, कौन से सेक्शन उन लोगों के ऊपर लगते हैं जिनका ऑडिट होता है और कौन से सेक्शन उन लोगों पे लगते हैं जिनका ऑडिट नहीं होता। तो यहाँ सेक्शंस की एक लिस्ट भी हमें तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेक्शन जहाँ एप्लीकेबल होना है, अगर वो कंडीशन पूरी ना होती होगी तो मामला खराब हो जाएगा। जैसे कि कोई सेक्शन ऐसा होगा जो उन्हीं के ऊपर लगता होगा जिनका ऑडिट होता होगा, तो जिनका नहीं ऑडिट होता होगा उसके ऊपर तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हुआ। बोलो हाँ। इसलिए ध्यान रखना, इसमें और भी पचड़े हैं TDS के अंदर। फिलहाल तो बस हम एक बार मोटा मोटा 3 चीजें पकड़ रहे हैं, सेक्शन, रेट और अमाउंट। 194 आई एम पेइंग रेंट, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है, उन लोगों के ऊपर जिनका ऑडिट होता है। फिलहाल के लिए याद करना, बाकी सारा डिटेल में बताऊंगा। भाई ये सेक्शन ऐसा है जो क्या बोलता है कि आप रेंट अगर पे कर रहे हैं, पक्का बेटा, अगर मैंने दिमाग में तुरंत लाओ, अगर मैंने रेंट पे किया है तो मैंने कुछ किराए पे लिया होगा। ये सेंटर मैंने ले रखा तो ही तो रेंट पे करता हूं यार। मैंने कोई मशीन किराए पे ली तो उसका किराया पे करूंगा, तो मैंने कुछ लिया होगा। तो जो आपने लिया है यहां रेंट के ऊपर जो रेट है ना, बसड़ी है, वो 2 प्रकार की है, या तो 2% या 10%। इससे पहले भी एक सेक्शन आया था जहां 2 रेट थी, कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर जब आप घर जाके रिवाइज करें उसके आगे लिख देना वेरी इंपॉर्टेंट, और जब ये रिवाइज कर रहे हैं इसके आगे भी लिख लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2% 10%। अगर आपने किराए पर ली है प्लांट एंड मशीनरी, क्या ली है, तो TDS काटना 2% से, और प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें बच गई उसके ऊपर TDS कितने काटना। क्या आपको नहीं लगता ये प्रोडक्टिव एसेट है? इनसे देश में प्रोडक्शन ही होता होगा, प्रोडक्शन होगा तो चीजें आगे बढ़ती होंगी। थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रखा है, याद कराने का बस मेरा तरीका था। तो रेट कितना, बाकी भी कितना,
यहाँ पे एक अमाउंट है जो मैं लिखूं, आप बताना क्या ये अब तक की सबसे बड़ी लिमिट है? आप सोच के बताना। अमाउंट, अगर रेंट जो पे किया है वो पूरे साल में अप टू, पहले था 180, अब हो चुका है 2,40,000, अगर वो रेंट 2,40,000 तक है, नो टीडीएस, नो, 2,40,000 एक पैसा पूरे पे कट जाएगा। ऊपर जाते ही फुल अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, क्योंकि मैंने टीडीएस का रूल तो आपको बता ही रखा है। सर इस सेंटर को आपने कितने रुपए पे ले रखा है? मैंने ले रखा है एग्जैक्ट 20,000 रुपए में, 12 दूनी 24, पूरे साल का कितना? तो क्या मैं टीडीएस काटता हूँ? टीडीएस नहीं काटता हूँ, लेकिन इस सेंटर का किराया अगर 20,000 से ज्यादा, मान लो 30,000 रुपये महीना होता और पक्के में पेमेंट देनी होती, तो मैं मालिक का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराता। बोलो हाँ। सर ये टीडीएस आपका खर्चा हो गया क्या? मेरा खर्चा थोड़ी नहीं हुआ, मुझे तो देना था किराया, तो देना ही है। ये टीडीएस मैंने मालिक का काटा होगा। सर आप कैसे काटोगे? मैंने जो उसको रेंट पे करना था उसी रेंट में से कुछ पैसे निकाल लूंगा, समझ गए? उस पैसे को गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा, बाकी इसको दे दूंगा। मालिक कह रहा है मेरा खर्चा, मैंने कहा तेरे को बाद में पे करना था, मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाल रखी है कि आपका काट के किसको जमा कराना है। 194I फटाफट बताओ किसका? आई एम पेइंग। कोई बच्चा ऐसा क्लास में जो सारे सेक्शन सुना सकता अब तक के? मुश्किल नहीं थे। चलो इकट्ठे बोलने का प्रयास करेंगे। 192, 192A आरपीएफ, 193 शाबाश बेटा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया। 194 जो खाली 194 है वो डिविडेंड का है, बाद में तो सीरीज चलेगी, और सीरीज में पहला वो है जो डिविडेंड से जस्ट पहले था, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। 194A हो गया बेटा। 194B बुरी इनकम। 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। 194C, C फॉर 194D धक्के, मतलब LIC कमीशन। तुरंत दिमाग रिकॉल करना चाहिए, डी धक्के LIC कमीशन। डी के बाद ABCDE, E फॉर एंटरटेनर में सिर्फ एंटरटेनर नहीं था, चीयर लीडर्स भी थे, स्पोर्ट्समैन भी थे, और उनकी एसोसिएशन भी थी। नॉन रेजिडेंट है तो रेट कितना था याद करो? 20%। रेट कितना बेटा? 20%। 194E तक हो गया सर। 194F फालतू। 194F के बाद G गंदा कमीशन। G फॉर गंदा। ये कमीशन सर वो वाला होगा जो लॉटरी की टिकटों में कमाया होगा, ठीक है सर। G हो गया। 194H हेल्दी कमीशन, मतलब LIC और गंदे कमीशन को छोड़ के बाकी जितने कमीशन है वो सारे हेल्दी कमीशन में कवर हो गए। H के बाद आई एम पेइंग रेंट। अब तक के सारे दिमाग में सेट है ना? बात सही चल रही है, इसका मतलब हमारा ट्रैक। मुझे फटाफट बताओ तीनों के तीनों कमीशन के सेक्शन कौन से हैं? 194D, GH, DGH तीनों में रेट 5% और तीनों में अमाउंट 3 सेक्शन 5 गुना 3 15,000, ये 5%, तीनों सेक्शन DGH। याद हो जाएगा? पक्की बात। अब आज हम ज्यादा ना करके इसके 2 बच्चे और करेंगे। 194I के 2 बच्चे हैं। क्या है? 194I के 2 बच्चे, वैसे तो तीसरा बच्चा भी लेकिन वो काम का नहीं है। एक है 194IA और दूसरे का नाम है बेटा 194IB। IA से बनता है इमूवेबल एसेट। क्या बनता है बेटा? IB से बनता है इंस्टेंट बेशरम। आप सोचो, हमने अब तक जो उल्टे पुल्टे निमोनिक बनाए हैं उन्होंने दिमाग में चीजें बिठा दी। जब भी हमें 194E पेपर में दिखेगा तुरंत बोलेगा E फॉर एंटरटेनर, रेट 20%। अगर कमीशन को निमोनिक बना के याद ना करते तो कोई ना कोई कमीशन में सेक्शन हम भूल जाते किसका क्या था। अब हमें पता है धक्के वाले का D है, गंदे का G है, हेल्दी का H है। समझ गए? C फॉर कॉन्ट्रैक्टर था, I फॉर आई एम पेइंग रेंट था, IA फॉर इमूवेबल एसेट। इमूवेबल एसेट बेटा ये सेक्शन खतरनाक है, इसने बड़ा कलेक्शन दिया है गवर्नमेंट को और इंस्टेंट दे दिया, लोग बाद में छुपा जाते थे। ये क्या बोलता है? आपने अगर इमूवेबल एसेट बेची है, घर, लैंड, बिल्डिंग, मैंने कहा बेची। जब आपने बेची तो किसी ने खरीदी होगी, मैंने कहा बिल्कुल खरीदी है। तुम बताओ खर्चा किसका? खरीदने वाले का, बेचने वाले का? तो टीडीएस कौन काटेगा बेटा? खरीदने वाला। टीडीएस उसका कटेगा जिसने बेची होगी। लेकिन घर वर, जमीन वमीन कम के नहीं होते, तो क्या आपको नहीं लगता कि वैल्यू थोड़ी सी हायर होनी चाहिए? अगर 50 लाख तक की स्टैंप ड्यूटी का मकान, घर, लैंड बिकी है तो नो टीडीएस, और 50 लाख से ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। बोलो हाँ।
और टीडीएस कटेगा तो यहाँ रेट 10% होनी चाहिए या 1% होनी चाहिए? 1% ही बहुत ज्यादा हो जाती है बेटा, 1% ही बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे हुई है इमूवेबल एसेट को आपने कर दिया सेल। क्या कर दिया आपने? सेल। ठीक है, रेट और अमाउंट में क्या लिखवाओगे? रेट है आपका 1% और अमाउंट में क्या लिखवाओगे? एक्सीडिंग वर्ड लिख रखा है, एक्सीडिंग। अगर आपका वो अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन टीडीएस काटेगा। जिसने खरीदा होगा वो काट लेगा और जिसने बेचा होगा उसका कट जाएगा और जिसने बेचा होगा उसका कट के गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा। इनमें एक एक दो चीजें अभी रह रही हैं जो प्रैक्टिकल के साथ पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आज का मोटिव लेक्चर का क्या? सेक्शन रेट अमाउंट दिमाग में जता देना। अगली क्लास में जब इनके प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बात समझ आई नहीं आई? 50 लाख से ज्यादा, ये वो बता रहा था उस दिन तुम्हें। रोहतक जैसे शहर में तो भाई साहब छोटे से छोटा टुकड़ा ही आजकल 50,000, 70,000, 80,000 रुपये गज का भाव चल रहा है। आप सेक्टर की तरफ प्लॉट लेके देखेंगे तो और मामला। और कुछ कॉलोनी ऐसी जो सेक्टर से भी महंगी है। तो रोहतक के जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। तो एक छोटा सा घर भी कोई लेता तो 50 लाख से ऊपर चला जाता है। छुपा सकता नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ गवर्नमेंट को दे रखा है। तो जब 50 लाख से ऊपर चला जाता है ना तो उसको टीडीएस काटना है। अब आम आदमी को ये नहीं पता टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा, कितने रेट से कटेगा और उसका फॉर्म कौन सा प्रेस्क्राइब होता है और उस फॉर्म को भरते कैसे हैं। तो बताओ किसके पास आता होगा? पहले क्या होता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस फॉर्म के ऊपर ठप्पा भी लगाना होता था। अब वो ठप्पा हटा दिया तो इस फॉर्म को कोई और भी भर सकता है? नहीं भर सकता, कोई भी भर सकता है। जिसको नॉलेज हो उसको भर सकता है। इस फॉर्म को भरने के 1000 से 1500 रुपये हम चार्ज करते हैं। सामने वाला आता है, हम टीडीएस का फॉर्म भर के सामने वाले को पकड़ा देते, झंझट खत्म। मुझे बताइए क्या आपको IA सेक्शन समझ में आ गया? जब मैंने आई करा था, आई एम पेइंग रेंट, मैंने बताया था जो लोग बिजनेस करते हैं जिनका ऑडिट होता होगा वो रेंट पे कोई चीज लेते तो जाके टीडीएस वगैरह काटना होता था। इंस्टेंट बेशर्मी गवर्नमेंट की क्या है, ये रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर भी घुस गई। रहने वाले घरों में हम किराए दे देते नहीं देते। मेरा सेक्टर में घर है, हमने ऊपर वाला जो फ्लोर है वो किराए पे दे रखा है। नॉर्मली मेरा ऑडिट नहीं होता, हम नॉर्मल पर्सन है, किराए पे दे रहे हैं तो इनकम के ऊपर हम लास्ट में टैक्स पे कर देते थे। गवर्नमेंट उस जगह भी बेशर्मी के साथ घरों में के अंदर घुस गई। क्या बोलती है, घर किराए पे दे रहे हो? मैंने कहा जी दे रहे हैं। कहता अगर आपका किराया 50,000 रुपये तक है तो नो टीडीएस, और अगर आपका किराया 50,000 रुपये को एक्सीड कर गया ना हर मंथ का तो आपको भी बेशक आपका ऑडिट होता हो चाहे ना होता हो क्या काटना पड़ेगा? टीडीएस। आपको आप पक्का पेयर होंगे। क्या होंगे? पेयर। अगर आप किसी ऐसे मकान में रह रहे हैं जिसका किराया आप 50,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं मकान मालिक को, तो चाहे आपका बिजनेस हो चाहे ना हो, आपको भी अब टीडीएस के तहत टीडीएस काट के जमा कराना पड़ेगा। कि गवर्नमेंट इंस्टेंट बेशर्मी पे उतर आई है। वो क्या बेटा 50,000 पर मंथ। फटाफट बताइए 194 IB भी किसका है? रेंट का। किसका? ये भी है रेंट का। यहां पे रेट क्या? रेट 5%। कितनी बेटा? 5%। और अमाउंट में जो लिखा है 50,000 रुपये पर मंथ, और आगे एक वर्ड लगा दिया मैंने एक्सीडिंग। एक्सीडिंग का मतलब ये होता है बेटा एग्जैक्ट 50, एग्जैक्ट 50 नहीं काटना। 50,001 सर वो पक्का एग्रीमेंट जब बनवाते होंगे तो कोशिश करते होंगे कि जो भाव है रेंट है वो कहां तक होना चाहिए, अदरवाइज एक मसला और लग जाएगा। कौन सा? टीडीएस का। बोलो हाँ सर वैसे कौन देता होगा घरों का 50,000 रुपये किराया, हम तो 2-2 हज़ार रुपये में रहते हैं। क्या नहीं होता होगा? खूब होता है। आप लग्जरी मकान ले रहे हैं किराए पे, किस लोकेशन में ले रहे हैं, कितना बड़ा ले रहे हैं, किन सुविधाओं के साथ ले रहे हैं, कई सारी बातें इसके अंदर होती हैं। क्या 194 IA इमूवेबल एसेट, IB बेशर्मी वाला किस पे? रेजिडेंशियल सेक्टर में रेंट की बात इसके अंदर आ गई है। तो एक ICB थ्योरेटिकल सा है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट होता है जहां डेवलपर कोई चीज बनाता है और सामने वाले को टीडीएस करता है, उसको हम अलग से समझ लेंगे। आज के इतने काफी हैं और करा दूं? इतने काफी हैं? बताओ। कल इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे हम, इस चैप्टर को पूरा करने का कल प्रयास करेंगे। मुकुंद और क्या नाम है उसका दूसरा टॉपर, मैंने ये वीडियो आपके बिना कहे रिकॉर्ड करती है तो आप पापा वगैरह से बात ना कराएं, मामला हो गया।